अस्सलाम वालेकुम। माइंड्स एंड व्हील की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद रज़ा। आज की मेरी पर्सनालिटी जो मेरी गेस्ट हैं उनका ताल्लुक बैंकिंग से है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से है। अगर आपने मेरी पहली एपिसोड देखी हो तो उसमें जीएम इस्लामाबाद यूनाइटेड हारिस मीर साहब आए थे और उन्होंने एक पर्सनालिटी, एक शख्सियत बट साहब का जिक्र कर रहे थे। तो मैं ज़रा पहेली सी रखना नहीं चाह रहा था आपके सामने, तो मैंने उनको भी इनवाइट किया एंड थैंक्स टू हिम कि वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच बट साहब। You're most welcome and thank you for having me on your थैंक यू podcast. सो वेरी मच। अच्छा, सलमान साहब, आपने क्योंकि स्पोर्ट्स का भी आपका लैंडस्केप है आपके करियर में और बैंकिंग का भी है, तो हम इसको कैसे करते हैं कि पहले बैंकिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सर, बैंकिंग में आपका आना कैसे हुआ? बाय चॉइस था या कैसे? Very interesting. अगर आप मुझसे पूछते जब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे कज़न्स थे कुछ बीसीसीआई में काम करते थे, अच्छा। तो मैं जाके उनको विज़िट करता था जब भी आता था लाहौर कभी। तो मैं उनको देखता था तो मैं कहता था ये बैंकिंग में कभी नहीं करूँगा। एंड एज द ऑलमाइटी वुड हैव इट, आई लैंडेड अप इन बैंकिंग। वो इस तरह से कि जब मैं आया वापस, तो जैसे पेरेंट्स ज़रा कंसर्न होते हैं, तो उन्होंने मुझे मेरा रेज्यूमे ग्रिनलेज उस ज़माने में होता था तो उधर डाल दिया था। वो बैच हायरिंग करते थे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब डाल दिया तो मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ। तो मैंने जाके वहाँ पे इंटरव्यू किया। तो सिंस द इंटरव्यूज बिकेम सक्सेसफुल, तो माय इंटरेस्ट स्टार्टेड टू ग्रो। तो उसके बाद फिर मैंने खुद जाके माल के शुरू में गाड़ी रोकी और मैंने रेज्यूमेस का थड्डा बनाया हुआ था। तो मैं हर बैंक में जाके अपना रेज्यूमे देता था और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था। 99% ऑफ द बैंक सेड दैट दे डिडंट हैव स्पेस। सिटी बैंक एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मैंने अपना रेज्यूमे छोड़ा। उन्होंने कहा जी जब हमारे पास होगा तो हम आपको बता देंगे। एज द ऑलमाइटी वुड हैव इट, इवेंचुअली उनके पास एक स्पेस निकली। उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया एंड आई गॉट इन। और वो रिटेल बैंकिंग में हायरिंग कर रहे थे। तो वहाँ से फिर मेरा करियर शुरू हुआ और फिर मैंने 3 साल सिटी बैंक के साथ गुजारे रिटेल बैंकिंग। फॉर्चुनेटली रिटेल बैंकिंग एक ऐसी जगह थी जो कि मेरे मिजाज के साथ मिलती थी। ओके। और इट वाज आपको क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और इस तरह की चीज़। तो मुझे लोगों से मिलना पसंद है। तो वो इट वेंट विद माई ग्रेन। तो मैंने इसलिए वहाँ से 3 साल उनके साथ गुजारे। फिर एबीएन एमरो एक उस ज़माने में एबीएन एमरो की तरफ रुझान लोगों का हुआ क्योंकि अभी एक ही ब्रांच थी, बट दे वर प्लानिंग टू ग्रो। सो बैंकर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो हमारे कुछ सीनियर्स मूव किए वहाँ पे। उन्होंने फिर वन ऑफ देम कॉन्टैक्टेड मी। आप बता रहे हैं सिटी बैंक से एबीएन? ओके, हाँ जी। तो फिर मैंने ज्वाइन किया आफ्टर द फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ माई करियर। और फिर मेरे 17 साल एबीएन में गुजरे। तो जब मैंने शुरू किया अपना करियर, तो रिटेल बैंकिंग में एबीएन में 2 लोग थे और एक ब्रांच थी अवारी टावर्स कराची में। और व्हेन आई एंडेड माय करियर तो विद एबीएन देन बिकेम आरबीएस हो गया। फिर हमने बेचा फैसल बैंक को। तो जब तक हमारी तकरीबन 80 ब्रांचें थीं और रिटेल का बिजनेस जो था वो खासा सब्सटैंशियल। तो मेरी जर्नी जो थी वो बड़ी होलसम सी जर्नी थी, जिसमें एक बिज़नेस छोटा सा जिसको ज्वाइन किया, फिर उसकी ग्रोथ देखी, फिर उसकी एक मार्केट में स्ट्रेस आया तो प्लेटोइंग ऑफ देखी, फिर हमने एक्विजिशन की, फिर हम अक्वायर हुए बाय एबीएन गॉट अक्वायर्ड बाय आरबीएस। तो वो सारी जर्नी जो है वो 10 साल में जो फ्रॉम द टाइम आई बिकेम हेड ऑफ रिटेल बैंकिंग इन 2001 टिल 2010, तो वो 10 साल में मैंने तकरीबन सारी जर्नी एबीएन के साथ एट अ सीनियर लेवल देखी। अच्छा सलमान साहब, अभी आपने बात की कि डिफरेंट एबीएन देन फैसल बैंक, उससे पहले सिटी बैंक, तो ये मर्जर्स क्यों होते हैं या बाय आउट क्यों होते हैं बैंक हमारे? पाकिस्तान में ये होता है या बाहर भी कहीं ऐसा है? देखिए, 2 वजह। एक तो फॉरेन बैंक्स जो हैं वो उनके स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स होते हैं। ठीक है। तो जैसे एबीएन था हमारे केस में, या आप सिटी बैंक को देख लें, एचएसबीसी को देख लें,
तो इन्होंने अपने ऑपरेशंस को सेंट्रलाइज श्रिंक किया बैक टू देयर मदर कंट्रीज। एबीएन के साथ भी यही हुआ। मार्केट्स जब स्ट्रेस में आई तो उनको अपने कैपिटल को सेव करना था, तो दे सोल्ड एंड दे तो वो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स कुछ बैंक्स के होते हैं। लोकल बैंक्स हमारे जब मर्ज होते हैं तो उसके पीछे जो इनिशिएटिव या स्टेट बैंक का भी जो एक इनिशिएटिव होता है वो ये होता है कि बैंक्स को सॉलिड और स्ट्रांग होना चाहिए, कैपिटलाइज अच्छी तरह कैपिटलाइज होना चाहिए। तो आज जैसे अगर आपके 22 बैंक्स हैं तो गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे कि ये आहिस्ता 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 ये और कम होते जाएंगे। यू विल हैव अ फ्यू स्ट्रांग बैंक्स, वेल कैपिटलाइज्ड स्ट्रांग बैंक्स जो कि आईटी में, लोगों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकें। तो ये अब स्टेट बैंक का एक ऑब्जेक्टिव है, एक जैसे फॉरेन बैंक्स है उनका अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो सर इस तरह से अगर स्टेट बैंक का ऑब्जेक्टिव है तो हो सकता है वो बाहर के बहुत सारे बैंक्स हो उनके लिए इतना फिजिबल या फ्रेंडली ना होता हो, तो फियर नहीं करते होंगे वो यहाँ पे आने में, बिजनेस करने में? वेल देखिए, अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड यहाँ पे बिजनेस कर रहा है और पाकिस्तान में उनके सिर्फ 40 ब्रांचें हैं, मगर अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज़ एट नंबर 6-7 जी। तो अच्छे पैसे बनाते हैं यहाँ पे। हाँ, फ्रॉम अ रीजनल या ग्लोबल पर्सपेक्टिव फिर भी उनके लिए बहुत छोटा ऑपरेशन है। बैंकों को, जो फॉरेन बैंक्स होते हैं ना, उनको ज़्यादातर इशू पाकिस्तान में आने का होता है नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह के रिस्क वो हमारे खित्ते में देखते हैं कि ज़्यादा हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए वो ज़रा यहाँ से अपने आप को ज़रा अवॉइड आई वुड से अपनी ऑपरेशंस को ज़रा टाइटन्ड अप रखते हैं। ठीक है। तो इसलिए ठीक है। हमारे यहाँ जो बैंकिंग सेक्टर है ये ओवरऑल कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इस डैट आपके ख्याल से इम्प्रूवमेंट है, होनी चाहिए? चैलेंजेस और चैलेंजेस क्या हैं सर? अच्छा देखिए, मैं रिटेल बैंकिंग में बहुत खैर काम करता हूँ इस मार्केट में, और आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में बैंकों ने रिटेल बैंकिंग स्पेस में बहुत एक्सपैंड किया है जी। ब्रांचें बहुत ज़्यादा बनी हैं। पहले जो आज छोटे से छोटा बैंक भी जो है बारिंग अ फ्यू, उनकी 300-350 ब्रांचें हैं। आज से अगर आप 5, 6, 8, 10 साल पहले भी ले लें तो ऐसे नहीं था। ठीक है। आपके 5 बड़े बैंक्स थे और फिर छोटे बैंक्स थे। अब आप देखते हैं कि आपके छोटे बैंक्स जो हैं वो भी 350 ब्रांच हैं, मिड साइज़ जो है वो 700-800 ब्रांच हैं, और फिर 1000 प्लस। इसका मतलब ये है कि बैंक्स आर लुकिंग एट प्रोवाइडिंग रीच टू मोर कस्टमर्स। तो वो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक्स। क्या इसकी वजह से हमने अपनी मार्केट को टोटली कैपिटलाइज कर लिया है, और क्या हम उनके साथ, अब मैं रिटेल और स्मॉल बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, क्या हम उनको सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आज दे पाए हैं? अगर आप मुझसे पूछें तो बाय फार वी आर the opportunity to grow, let me put it positively, the opportunity to grow in that sector is in multiples. ओके। Yeah. ठीक है। तो अगर आप देखें छोटे बिजनेसेस जो हैं, कितने बैंक्स हैं जो कि छोटे बिजनेसेस को लोन्स देते हैं। मैं माइक्रो लेंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। स्मॉल बिजनेसेस में हमारी पेनिट्रेशन बहुत कम है। इसी तरह अगर आप इंडिविजुअल लेंडिंग को देख लें तो हमारी कितने परसेंटेज ऑफ कार्स, ऑटो सोल्ड आर फाइनेंस, नॉट मोर देन 25 to 30% ऑफ द ऑटो सोल्ड आर फाइनेंस, यानी कि गाड़ियाँ अभी भी कैश पे लोग ले रहे हैं। इसी तरह घरों का अगर आप देखें तो व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेज आर फाइनेंस्ड, तो बहुत कम परसेंटेज है जो कि अभी भी बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो पार्टिसिपेट करती है। इसकी वजह इंटरेस्ट रेट हाई होना नहीं है, यानी कि जो मार्केट कम है? ये अगर आप आज से बूम, इकोनॉमी की बूम में जाएंगे या बस्ट में जाएंगे, बूम जब होता है तो इंटरेस्ट रेट ज़रा लो होते हैं, उस वक्त भी यही परसेंटेजेस थे। अच्छा, और बस्ट में उस वक्त भी यही, हाँ कुछ ज़रा उसमें ज़रा कमी ऊपर नीचे हो जाता है, मगर हमने कभी ऐसे नहीं हुआ कि 90% ऑफ कार सोल्ड आर फाइनेंस्ड और 50% ऑफ हाउसेज आर बॉट आर फाइनेंस्ड, ऐसे नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप दूसरी साइड पे जाएं, वेल्थ मैनेजमेंट साइड पे जाएं, तो उधर भी हमारी पेनिट्रेशन जो है बैंकिंग इंडस्ट्री की, फाइनेंशियल इंडस्ट्री की, वो बहुत कम है।
ओके। इसका मतलब ये है कि अभी हम वी नॉट रीचिंग आउट, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं और उनको फिर हम सॉल्यूशंस देना शुरू करें। इसमें अभी बहुत काम होने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी टू ग्रो है। इज़ इन मल्टीपल। ठीक है सर, लोग अभी आप कह रहे हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन लोग अवॉइड करते हैं बैंक के अंदर जाना। लाइक अगर आप एक दफ़ा कहीं किसी बैंक में चले जाएं कोई भी अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए या कुछ किसी और काम से, तो आप देखते हैं कि टिल्स के ऊपर लाइन लगी हुई है। तो हमारे एक होता है कि सर्विस लेवल आपका, तो ब्रांच में कोई ऐसा सर्विस लेवल होता है कि जी मैनेजर ने, ऑपरेशन मैनेजर ने वो सर्विस लेवल मीट करना है, उसने अपनी ब्रांच के अंडर 4 से ज़्यादा लोग नहीं, कस्टमर एट ए टाइम नहीं होने, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ब्रांच, वो नहीं होने चाहिए। लेकिन 4 टिल्स लगे हुए हैं, उसमें से एक ऑपरेशनल है और उस पूरी सारी चीज़ें कैटर कर रहा है, तो इसकी क्या वजह है? और वो लोगों का फियर तो फिर जायज़ है मेरे ख्याल से। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसको हम जहाँ बैंक, अगर आप एक बैंक के अंदर से देखें तो इसको हम कहते हैं कि आप सर्विस क्वालिटी मैनेज कैसे करते हैं जी। और सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट का हर बैंक में एक डिपार्टमेंट है। अच्छा। और उन्होंने की सर्विस इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं, क्रिटिकल सर्विस इंडिकेटर्स। आप इस तरह से समझें कि जब आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं तो क्रिटिकल सर्विस इंडिकेटर ये है कि आप जब रेस्टोरेंट गए, आपकी गाड़ी पार्क ठीक तरह हुई, आपको किसी ने ग्रीट किया, आपके पास आपको टाइम पे सीट किया गया, आपका ऑर्डर टाइम पे लिया गया, आपको खाना अच्छा दिया गया और आपकी पेमेंट टाइम पे हो गई। ये इनको मेजर करने का तरीका होता है। ठीक है। और अगर ये ठीक तरह डिलीवर हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि की सर्विस इंडिकेटर्स आपके ठीक चल रहे हैं। और जो मैनेजर होता है उसका काम ये होता है कि इसको मैनेज किया जाए। ये इंडिकेटर्स हर बैंक के पास हैं। स्टेट बैंक ने भी इसको कहा हुआ है कि ये इंडिकेटर्स आपके पास होने चाहिए। मगर किस रिगर से कोई बैंक इसको चलाता है, ये बिटवीन बैंक्स ये डिफर करता है। तो कुछ बैंक्स में मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सर्विस सेंट्रिक है, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह चलाते हैं और फिर लोग उन बैंकों के बारे में अच्छी बातें भी करते हैं कि सर्विस बड़ी अच्छी है, उनके लोग रिस्पॉन्सिव भी ज़्यादा। कुछ बैंकों में ये डिपार्टमेंट है मगर मैनेजमेंट उसको एज अ मैनेजमेंट सिस्टम उतने रिगर से चलाती नहीं, अपना ध्यान नहीं देती उसकी तरफ। तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे इम्पैक्ट आता है आपकी ब्रांच की सर्विस के ऊपर या कस्टमर्स के ऊपर? बिल्कुल आता है। देखिए, आपने जैसे कहा कि एक ब्रांच में अगर लाइन लगी हुई है तो आप अगर अवॉइड ही करेंगे उसमें जाना, तो इवेंचुअली अगर कोई और बैंक की ब्रांच खुल जाएगी जहाँ पे आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, तो आप कहेंगे मैं इधर काम कर लेता हूँ। तो यहाँ से बिजनेस जा रहा है और बिजनेस उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है। तो बिल्कुल इम्पैक्ट होता है। अच्छी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ता है। स्टेट बैंक, आपने कहा कि स्टेट बैंक के भी कुछ रूल्स हैं इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, तो स्टेट बैंक कितना इन चीज़ों को किस तरह से मॉनिटर या ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये सर्विस लेवल मेंटेन हो रहे होते हैं? अभी एक छोटी सी एग्जांपल, अभी स्टेट बैंक ने कहा कि जी आपने व्हील चेयर एक्सेस देना है ब्रांचेस के अंदर। आप बिलीव करें, आपके भी ऑब्जर्वेशन में होगा सर, व्हील चेयर एक्सेस ऐसे है। जी। आप यू कांट रियली इमेजिन कि यहाँ से आप एक बंदा भी वैसे भी ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो ये उसके। देखिए, एज अ सोसाइटी वी आर इवॉल्विंग एंड हम पहले तो सोचते नहीं थे इन चीज़ों के बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर स्टेट बैंक ने या मुआशरे ने हमें कहा कि भाई व्हील चेयर एक्सेस, आप यू नीड टू गिव एक्सेस टू पीपल। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो देना शुरू किया। अब कुछ होंगी ब्रांचेस जहाँ पे एक्चुअली ब्रांच एक हाइट पे बनी हुई है, अब उनको व्हीलचेयर एक्सेस देनी थी। अब जैसे भी किसी ने आके बना दी। मगर आई वुड से कि फर्दर एवोल्यूशन वुड बी कि आपको व्हीलचेयर एक्सेस जो है वो बेहतर मिलना शुरू हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज आपकी सिविल सोसाइटी भी अब आप इसके बारे में बात करती है। तो आई थिंक वी गोइंग थ्रू दैट एवोल्यूशन। डिजिटाइजेशन फॉर डिजिटल सर्विसेज अगर आप देख लें तो अब एक ज़माने में, अगर आज से आप 3-4 साल पहले भी लें तो इतना मैं आज अपनी बैंकिंग अपने मोबाइल ऐप पे करता हूँ जी। आज से 5 साल पहले मैं अपनी बैंकिंग मोबाइल ऐप पे नहीं करता था, राइट। मुझे अब
क्योंकि मैं मोबाइल ऐप पे करता हूँ तो मैं ब्रांच नहीं जाता। तो अब बैंकों को भी अब ये शऊर आना शुरू हो गया कि वी मस्ट पुट, हमें अपने कस्टमर्स को मोबाइल ऐप की तरफ लेके जाना चाहिए। ब्रांच में रश कम होगा तो लोगों के लिए आसानी होगी। जो लोग ऐप यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी जल्दी सर्विस है, जो ब्रांच आ रहे हैं उनके लिए भी लाइन कम हो जाती है। तो ये हो रहा है, मगर अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अभी देखिए, हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो कोई पैसा लगाता है इधर तो एक रिटर्न भी चाहता है। बिल्कुल। तो क्योंकि हमारी रुपी डिप्रिशिएट करता है तो आप और इंटरेस्ट रेट्स हमारे हाई हैं तो रिटर्न्स की डिमांड भी हाई होती है। तो बहुत सारी हमारी मैनेजमेंट जो है वो इस पे ही फोकस्ड रहती है कि रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी क्या आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो दूसरी चीज़ें हैं, सर्विस क्वालिटी, प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ पीपल, इस पे अब आहिस्ता आहिस्ता फोकस आना शुरू हो गया है विद स्टेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। जो पुराने इन्वेस्टर्स पुराने हो गए हैं, पुराने बैंक्स जो रिलेटिवली पुराने अब हो गए हैं, उनको भी समझ आनी शुरू हो गई है कि जब तक आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे सस्टेनेबल इनकम आपकी नहीं रहेगी, फिर ऊपर नीचे जाती रहेगी। तो सर, स्टेट बैंक मैंने पूछा था ऑब्जर्व कैसे करता है इन सारी? तो स्टेट बैंक ऑडिट्स करते हैं, ऑडिट्स करते हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑडिट करते हैं, वो आपके सर्विस क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, उनसे रिपोर्ट्स मांगते हैं, पूछते हैं कि जी इंडिकेटर्स आप कैसे चलाते हैं। इस तरह की 3-4 तरह की चीज़ें आपको की सर्विस इंडिकेटर्स देखते हैं, कंप्लेंट्स के बारे में देखते हैं, कस्टमर्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। एक नई चीज़ तो खैर आई वुड से पुरानी है बट अब बहुत ज़्यादा बैंकों ने उठानी शुरू कर दी है, वो है नेट प्रमोटर स्कोर। ठीक है। अब कस्टमर्स, कितने मेरे कस्टमर्स हैं मेरे बैंक के जो कि मुझे प्रमोट कर रहे हैं और कितने हैं जो कि मुझे नहीं प्रमोट कर रहे। तो दिस माइनस दिस इज़ नेट प्रमोटर। तो ये नेट प्रमोटर स्कोर के पीछे बहुत सारे अब बैंक्स हैं जो कि अपना नेट प्रमोटर स्कोर निकाल के देखते हैं और अपने कस्टमर्स को प्रमोटर बनाना चाहते हैं। प्रमोटर आप जब भी बना सकते हैं जब आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं और उसकी नीड्स पूरी कर रहे हैं। सर्विस अच्छी देने का मतलब ये है कि आप फ्रेंडली हों, आप रिस्पॉन्सिव हों, आप एक्यूरेट हों और साथ साथ मैं अगर आपकी नीड समझ के सही सॉल्यूशंस देता जा रहा हूँ तो दिस इज़ सर्विस। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, पिछले दिनों आपके भी नॉलेज में होगा कुछ लोन ऐप्स आपके पास आपके मोबाइल पर आई, लोगों ने मजबूर थे, उन्होंने लोन्स लिए भी और फिर जब उनकी रिकवरी के लिए लोग आते थे बड़ा हतकमेज़ रवैया होता था, एक मिसहैप भी हुआ उस हवाले से। अच्छा, सेम एटीट्यूड मेरे ख्याल से आपकी कमर्शियल बैंकिंग के अंदर भी है, तो उसकी भी बहुत सारे लोगों ने, मैं डिफरेंट सोशल मीडियम्स पे देखा कि उन्होंने भी इस बारे में कंप्लेन की। तो ये कोई एसओपी है ऐसा इसी तरह के लोगों को एक्वायर करना, या उसका क्या तरीक़ेकार? देखिए, बैंक के अंदर स्टेट बैंक ने एक फेयर डेट कलेक्शन का एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। ठीक है। कि मैंने अगर अपने लोन आपसे कलेक्ट करना है तो मैं किस तरह जाके कलेक्ट कर सकता हूँ, उसके नॉर्म्स क्या हैं और क्या चीज़ें मैं नहीं कर सकता आपके साथ। तो बैंक्स हैव टू रिमेन विद इन दैट विद इन दैट क्राइटेरिया। ठीक है। ये जो आपकी एप्स हैं ये बैंक्स की नहीं है, ये जो आपने जिक्र किया, ये नॉन बैंक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की हैं, तो वो NBFCs की हैं। उन्होंने ये नैनो लोन्स शुरू किए और उसमें फिर जब उनको कलेक्शंस के इशू आए तो फिर कई जगह देखिए, जब आपने कभी देखा है कि लोन्स के रेट्स क्या होते हैं उन लोन्स के? हाँ जी, नहीं। तो द समवेयर इन एक्सेस ऑफ 10% पर मंथ। ओके, राइट। ठीक है। तो विच मीन्स 150%, 120% प्लस इनके रेट्स होते हैं। अब इवन दो ये लोन शॉर्ट टर्म होते हैं और आप इनको वापस कर देते हैं 30 दिन में या 60 दिन में, बट ये लोन कौन लेगा आपसे आके? जो कैश ट्रैप्ड होगा। ठीक है। जो इंसान कैश ट्रैप्ड होगा वो, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कैश ट्रैप्ड रहेंगे टिल द टाइम जी, जब तक लोन की रीपेमेंट आ जाए। जी। अब जब लोन की रीपेमेंट आती है और वो पे नहीं कर सकते तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर तो फेयर डेट कलेक्शन है मगर इधर नहीं था। तो इधर आपको वो मिसहैप्स नज़र आए हैं
बट आई थिंक इसके अगेंस्ट भी अब करेक्टिव मेजर्स हो रहे हैं, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू बिहेव इन अ वे जहाँ पे लोग इफ़ आई में सुसाइड्स कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं. तो नहीं, आई थिंक इस पे इवन दो ये इंसिडेंट्स हुए हैं, अगर आप सीनियर मैनेजमेंट लें विद इन ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा, तो वो दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ दीज थिंग्स. ऑब्वियसली एक इंसानी जान का ज़ाया होना Absolutely. ठीक है, तो फिर भी एक सोचने का मुकाम है बिल्कुल, पूरी इंडस्ट्री के लिए कि ऐसा नेक्स्ट टाइम ना हो. आप फैसिलिटेट करने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज देते जी, हैं, बिल्कुल. आप लोगों को मुश्किल में डालने के लिए नहीं देते. बिल्कुल. सलमान साहब, एक सक्सेसफुल बैंकर क्या खसूसियात का हामिल होना चाहिए? हार्ड वर्क, परसिस्टेंट हार्ड वर्क. इसके कोई नेमुल बदल मैंने नहीं देखा कोई है. दूसरा ये है कि व्हेन यू ऑब्वियसली जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो फिर आपके यू नीड टू बी ओपन टू लिसनिंग टू पीपल, बिकॉज सारे जवाब आपके पास नहीं होते. तो आपके इर्द गिर्द बहुत लोग होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होता है आपके बैंकिंग के अंदर, आपकी मैनेजमेंट होती है, वो आपको चीज़ें बताती है. तो दूसरी चीज़ ये है कि इनको सुने, फैक्ट चेक करें, खुद जाके भी देखें कि जो लोग आपको बता रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, और फिर उसकी बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करें. तो एक तो हार्ड वर्क, परसिस्टेंस एंड परसिस्टेंस. दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि देयर इज़ अ टाइम फॉर डिस्कशन एंड नो डिसीजन. तो यू हेयर एवरीवन आउट, फैक्ट चेक एक्सेट्रा, और फिर आपको जब बात समझ आ जाए तो देन देयर इज़ अ टाइम फॉर डिसीजन एंड नो डिस्कशन. राइट. तो वो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है कि जी अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ और डिसाइड नहीं कर रहा. सर. आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द बैंक अब क्या हो रहा है सर? तो 2010 में जब हमने आरबीएस को हैंड ओवर कर दिया टू फैसल बैंक, तो मेरे दिमाग में ऑप्शंस जो थे वो थे, कहीं बाहर नौकरी कर लेते हैं या पाकिस्तान में नौकरी कर लेते हैं. लास्ट मैंने सोचा हुआ था कि हाँ, मैं कुछ ना मिला तो कंसल्ट कर लूँगा. एंड एज दी ऑलमाइटी वुड हैव इट कि मेरे सामने वो दोनों ऑप्शंस आए. अच्छा. And then I realized that actually those were not my options 1 and 2. अच्छा. My option 1 was always to consult, ठीक है. to work alongside the industry. तो वो अल्लाह का करना कि अब मैं पिछले 10-11 साल से कंसल्ट कर रहा हूँ, और इसमें जब से मैंने बाहर आके इंडस्ट्री के साथ कंसल्ट किया है तो आपका दिमाग बहुत खुलता है. बिकॉज जब आप काम कर रहे होते हैं कहीं, तो आप अपने एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर यूर इन्फ्लुएंस बाय योर एनवायरनमेंट. ठीक है, योर नेटवर्क, यू मीट पीपल एंड, मगर बहुत ज़्यादा आपका टाइम जो है वो आपके अपने एनवायरनमेंट पे लगे. जब बाहर आप आते हैं तो थोड़ा सा आप ऑपरेशनल रिगर में से निकलते हैं, और आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन से जब बात करना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आनी शुरू होती है कि अच्छा इश्यूज़ अब क्या हैं बाकियों के भी. एंड तो उससे मेरी लर्निंग बहुत बड़ी है पिछले 10-11 साल में. तो मैंने कंसल्ट किया अभी तक विद द बैंकिंग इंडस्ट्री इन रिटेल बैंकिंग, एंड उस स्पेस में अभी इतनी काम करने की जगह है कि आई एम स्टिल कंसल्टिंग. सो वी एज अ कंपनी नाउ, अच्छा. मेरी जो कंपनी है वो कंसल्ट करती है, और फिर हम HR सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, कंसल्ट भी करते हैं, और फिर वर्कशॉप्स भी करते हैं. राइट. और हमारी वर्कशॉप्स जो हैं वो ज़्यादातर इंटरवेंशनल हैं. सो हम इंटरवेंशंस करते हैं. तो वर्कशॉप आपकी सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में होती है? अभी तक बैंकिंग सेक्टर में है. ठीक है. तो सर मेन क्या आपका सब्जेक्ट लाइन? सो हमारी सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर हमने बहुत सारा काम किया है रिटेल बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग में बहुत काम किया है. ठीक है. तो इसमें रिलेशनशिप मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स, एरिया मैनेजर्स, रीजनल हेड्स, आप रिटेल बैंकिंग हेड्स ले लें, इन सब के साथ हमने काम किया है ऑन बिजनेस डेवलपमेंट. अच्छा. कि बिज़नेस को डेवलप कैसे किया जाए. हमने क्योंकि काम इंडस्ट्री में किया हुआ था तो हमारी अप्रोच सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव थी कि अच्छा इसको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए. तो हमने फिर उसके लिए टेम्पलेटेड सॉल्यूशंस हम लेके आए. तो अब हम इंडस्ट्री के साथ काम जब करते हैं, इंटरवेंशंस करते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक बैंक के साथ हम काम करेंगे तो हम कहेंगे यार ये 250 ब्रांचों के साथ हम काम करेंगे.
अच्छा। इन 250 ब्रांचों में आज आपका बिजनेस इतना है, तो हमारी इंटरवेंशन से हम इधर लेके जाना चाहते हैं। उससे पहले हम उनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं। यानी आप प्रॉपर उन्हें आरओआई प्रेजेंट करते जी हैं जी बिफोर बिल्कुल गिविंग द प्रेजेंटेशन। ठीक है। सो वी शो देम द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है कि जी आपके ये आपका पोर्टफोलियो है, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन क्या है आपकी, आपकी कंसंट्रेशन क्या है कस्टमर्स की, क्या अपॉर्चुनिटी है आपके कस्टमर्स के साथ काम करने के लिए। तो ये चीज़ों पे हम उनको दिखाते हैं, फिर हम उनको बताते हैं कि देखिए हम ये सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करेंगे और इसकी वजह से हम आपके बिजनेस को यहाँ से यहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अ वर्कशॉप्स आर देन फॉलोड बाय सेशंस। वो जो जिन लोगों के साथ हमने वर्कशॉप्स की होती हैं, फिर वो हमारे टूल्स किस तरह यूज़ करते हैं, उसकी वजह से बिजनेस कितना डेवलप होता है, ये चीज़ें फिर हम उनके साथ थ्रेडबेयर मॉनिटर करते हैं और फिर उनको गाइड करते जाते हैं। जैसे डिजिटल बैंकिंग अब आ गई है और उसके पहले कन्वेंशनल बैंकिंग हुआ करती थी, दोनों में कोई डिफरेंस आप फील करते हैं कि डिजिटल बैंकिंग आने के बाद सर्विसेज बेहतर हुई हैं या बस वही हैं या इम्प्रूवमेंट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता? देखिए श्योरली एक तो स्टेट बैंक ने 5 डिजिटल बैंकिंग लाइसेंसेस दिए हैं जी, जिसका मतलब है ये जो 5 बैंक्स खुलेंगे ये डिजिटल बैंक्स होंगे। ठीक है। राइट, इनका ब्रिक एंड मोर्टर नहीं होगा, ब्रांचेस नहीं होंगी। उसके अलावा जो आपके बाकी बैंक्स हैं वो डिजिटल बैंकिंग कर सकते हैं, उनको कोई किसी ने रोका नहीं है। और इन द लास्ट 5-6-7 ईयर्स उन्होंने अपनी डिजिटल सॉल्यूशंस लेके आए हैं। हाँ, इन द लास्ट 2-3 ईयर्स वो डिजिटल सॉल्यूशंस को उन्होंने फर्दर पेनिट्रेट किया है अपने ही पोर्टफोलियो में, कम्युनिकेट किया अपने कस्टमर्स के साथ, उनसे यूज़ करवाया। इसकी वजह से उनके कस्टमर्स को जो सर्विसेज मिल रही हैं, जिसको मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पोस्ट बाइंग ट्रांजैक्शनल सर्विसेज, वो बहुत अच्छी मिल रही हैं। तो अगर मैंने फ़र्ज़ करें, अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, अपना स्टेटमेंट देखना है या इस तरह की और चीज़ें करनी हैं, तो वो सर्विसेज जो हैं वो अब आपके पास एट अ टच ऑफ अ बटन अवेलेबल है। इससे पहले आपको बैंक ब्रांच आना पड़ता था। अच्छा सलमान साहब, अब हम बात करते हैं आपके स्पोर्ट्स वाले जी। पोर्शन की कैरियर के ऊपर, और मुझे आइडिया है कि ये दैट इज़ वेरी क्लोजेस्ट टू योर हार्ट ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सर स्पोर्ट्स में आपका कैसे एंट्री कैसे हुई, बिकॉज आप एक फुल टाइम बैंकर? अच्छा देखिए, हमारी फैमिली जो है उसमें स्पोर्ट्स, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो माय फादर, मेरे जो अब्बा थे वो बॉक्सर थे। अच्छा। बट इज़ एन एक्स एयर फोर्स, फिर वो बिजनेस अपना शुरू कर लिया। बट मेरी मदर की साइड से वो ख़ुद भी एक टेनिस प्लेयर थी। उसके बाद मेरे मामू जो थे वो क्रिकेट खेलते थे, यू नो, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली। फिर मेरे कज़न ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 1975 में। तो वी ग्रू अप विद दैट इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है। तो हम घर पे देखते थे कि जी ये प्रैक्टिस हो रही है, तो वो शौक़ वहाँ से पड़ा। और क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा शौक़ पड़ा, और फिर स्क्वाश वाज द अदर स्पोर्ट। और फिर हमारे ज़माने में तो यूसी फ़ोन होता नहीं था। तो हमारे ज़माने में तो पेरेंट्स को ये फ़िक्र होती थी कि अब मगरिब होगी, घर आ जाएं जी। तो अब जबकि आपको बच्चों को बाहर निकालना पड़ता है, उस ज़माने में इशू होता था कि बच्चों को वापस घर के अंदर तो स्पोर्ट्स सारी मैंने खेली। फिर बैंकिंग का करियर शुरू हो गया। तो जब बैंकिंग का करियर शुरू हुआ तो मैंने जब मैं रिटेल हेड बना, तो एक ईयर इनटू दैट पीसीबी ने अनाउंस किया कि जी वो अब रीजनल फॉर्मेट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि लाहौर की टीम, कराची की टीम, ऐसे करके टीम। तो उसके लिए उन्होंने सारे बैंक्स को बुलाया, हम भी गए। उन्होंने कहा कि जी हम कर रहे हैं, तो आप इसको स्पॉन्सर करें आगे। तो हमने कहा कि ये मेक सेंस, कि लाहौर की टीम को तो लोग देखने आएंगे, कराची की टीम तो हम स्पॉन्सर करेंगे। तो वो बिडिंग प्रोसेस शुरू हुआ। बिडिंग प्रोसेस जब ख़त्म हुआ, लाहौर में हो रहा था, मैं कराची में बैठता था, मुझे लाहौर से कॉल आई कि जी वो बिडिंग प्रोसेस हो गया है। गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। अच्छा। मैंने कहा जी अच्छा बताएं, गुड न्यूज़ क्या है? आपने ये नहीं कहा कि पहले कौन सी सुनोगे? नहीं, मैंने उन्हें कहा पहले गुड न्यूज़। ठीक है।
तो उन्होंने कहा जी गुड न्यूज़ ये है कि जिस टीम के लिए हमने स्पॉन्सरशिप बिड डाली थी वो हमारी है। ओके। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, बैड न्यूज़ क्या है? उन्होंने कहा जी बैड न्यूज़ ये है कि इन द एंटायर बिडिंग प्रोसेस हम ही एक बिडर थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा अब ऐसे है कि द पीसीबी वुड लाइक टू कम एंड स्पीक टू अस कि तो मैंने कहा जी सौ बिस्मिल्लाह। तो दे केम ओवर एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, उस ज़माने में शेरियार खान साहब होते थे जी। जो कि पीसीबी के चेयरमैन थे, एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट हिम। ही फ्लू ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू कराची ठीक है। just to meet us. अच्छा। And he came and sat and had a meeting with us and said कि जी देखिए आपने टीम को स्पॉन्सर किया, हमारे पास एक ही स्पॉन्सर है, आप क्यों नहीं ये पूरा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है रीजनल का जो, इसको आप स्पॉन्सर कर लें और हमारी कॉस्ट जो है वो इतनी है, हम चाहेंगे कि स्पॉन्सर जो है वो इतना तो हमें दे। तो हमने कहा कि ठीक है, लेट अस कंसिडर। हमने वो उसको कंसिडर किया और फिर बिडिंग प्रोसेस शुरू हुआ। उस बिडिंग प्रोसेस में हमने फिर हम ही एक स्पॉन्सर थे। अच्छा। तो हमने फिर टाइटल स्पॉन्सर पीसीबी के डोमेस्टिक क्रिकेट की टाइटल स्पॉन्सरशिप एबीएन एमरो ने ली। जब वो हमने ले ली तो हमने पीसीबी को कहा कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, क्योंकि स्पोर्ट्स का शौक था और जाहिर है स्पोर्ट्स का शौक तो पाकिस्तान में हर एक कोई होता है ना, क्रिकेट का तो शौक, क्रिकेट का शौक था। तो हमने कहा जी देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वी वांट टू ब्रिंग आईबॉल्स एंड फुटफॉल्स टू क्रिकेट। ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आपको याद है कौन देखता था? कोई भी नहीं देखता। हमने जाके सर्वे किया। सर्वे जब हमने किया तो हमने कहा कि पूछा लोगों से कि जी ये कायद आज़म ट्रॉफी हो रही हो तो आप आके देखेंगे, या वनडे का टूर्नामेंट हो रहा हो आप आके देखेंगे, इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, टॉप डोमेस्टिक प्लेयर। 9 आउट ऑफ 10 सेड बिल्कुल देखेंगे जी। तो हमने कहा ये तो हर साल होता है, आप क्यों नहीं देखते? उन्होंने कहा जी हम इसलिए नहीं देखते बिकॉज हमें अगले दिन अखबारों में पता चलता है सुर्खी कि जी ये कल मैच था, मे बी वो मेरे घर के पीछे ही हो रहा था क्योंकि ग्राउंड मेरे घर के, मगर मुझे पता ही नहीं था। तो देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन, देयर वाज नो बिल्ड अप। ठीक है ना। सो वी पिक्ड अप ऑन दैट, वी सेड कि अगर हमने आई बॉल्स फुटफॉल्स लेके आने हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, पब्लिसाइज करना पड़ेगा। सो लुब्बे लुआब ये है कि जब हमने शुरू किया तो हमने एक वनडे किया। अच्छा, सबसे पहले तो हमने इनकी टीम्स को कराची ब्लूज ग्रीन्स, अगर आपको याद है एक ज़माने में ये नाम दिए जाते थे, तो हमने कहा जी ये ब्लूज ग्रीन्स इज़ नॉट एक्साइटिंग, वी वांट टू गिव अदर नेम्स, ब्रांड, वी वांट टू गिव ब्रांड नेम्स। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये भी बताऊं कि क्रिकेट के अंदर ब्रांड नेम्स जो थे एट दिस लेवल पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए थे। अच्छा। हाँ, दुनिया में कहीं नहीं? दुनिया में कहीं नहीं थे। अच्छा, ठीक है। हमसे आईसीएल ने लिया। ओके। आईसीएल स्टैंड फॉर इंडियन क्रिकेट लीग, जो उनकी आईपीएल से पहले थी। अच्छा, आईपीएल से पहले थी। ठीक है। तो हमने फिर कराची की 2 टीमें थी, डॉल्फिन्स और ज़ीब्रास, और लाहौर को हमने नाम अनाउंस कर दिए। ठीक है। पीसीबी के साथ बैठ के ही हमने नाम डिसाइड किए। 11 टीमें थी, इनके नाम अनाउंस कर दिए। जब हमने नाम अनाउंस किए तो पहली दफ़ा लेटर टू द एडिटर में रिस्पॉन्सेज आने शुरू हुए। कराची वालों ने कहा कि जी आपने लाहौर को आपने लायंस दे दिया, ईगल्स दे दिया, हमें आपने डॉल्फिन्स और ज़ीब्रास, ये क्या है, सो वी सेड दैट्स ग्रेट, बिकॉज बात हो रही है। हाँ, रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। तो खैर उसी के अंडर फिर हमने पहले एक वनडे किया। हमने वनडे के अंदर क्योंकि लोगों का आना ज़रा मुश्किल होता है, तो हमने स्कूल के बच्चों को हम लेके आए और उससे हमने स्टेडियम भरे। उससे हमने एक रिएक्शन बड़ा अच्छा देखा। इन एन एम्प्टी स्टेडियम जो प्लेयर्स हैं उनकी एक सर्टन लेवल ऑफ, आई वुड से, अग्रेशन होती है। जहाँ स्टेडियम भरना शुरू हुआ थोड़ा सा 2000 बच्चों के साथ भी, उनकी जो लेवल ऑफ प्ले है, फुर्ती, ये वो सारी ऊपर जानी शुरू हो गई। वी सेड दिस इज गुड। एनीवेज, फिर आया T20 का टूर्नामेंट। सो T20 जब आया तो जब तक हम सीख गए हुए थे, पहली साल की बात है, और अल्लाह का करना उसके साथ हमें 10 स्पोर्ट की कवरेज भी मिली। अच्छा। हाँ, 10 स्पोर्ट, द फर्स्ट नेशनल T20 अंडर दीज ब्रांड नेम्स was covered live by 10 स्पोर्ट्स। और जब हमने वो टूर्नामेंट को शुरू किया तो गद्दाफी स्टेडियम में ही वो हुआ सारा, और एलसीसीए पे भी कुछ मैचेस हुए, और हमने सोचा कि अगर गद्दाफी स्टेडियम में 5000-6000 बंदा भी आ जाए देखने तो यार बड़ा अच्छा हो जाएगा।
तो उस टूर्नामेंट को बाय द वे जो कमेंट्री के पैनल था उसमें रमीज़ राजा भी थे और वकार भी थे, और इन्होंने कहा सबने कि यार ये तुम लोगों ने हमें कहाँ फंसा दिया है, ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट को देखने तो आता नहीं है, हम टाइम अप। पहले दिन जी उस टूर्नामेंट के 8 दिन का टूर्नामेंट था, पहले दिन 2000, फिर 3000, फिर सेमीफाइनल्स के दिन गद्दाफी की जो कैपेसिटी है वो 24,000 25,000 की है। तो सेमीफाइनल में 15,000 बंदा था और फाइनल में 30,000 बंदा था। अच्छा। उसके बाद वो टूर्नामेंट अंडर ABN AMRO एंड देन RBS के बैनर तकरीबन 2003-04 से शुरू हुआ और 10 तक 7 से 8 साल चला, और हर मैच उसका T20 का मैच पैक्ड जाता था, और टीवी रेटिंग्स जो थी, अच्छा फिर IPL भी आ गया था 2008 में, तो जियो सुपर यूज टू कवर IPL एट दैट टाइम। तो जियो वाले हमें बताते थे कि जी जो रेटिंग्स IPL की आती हैं हमारे पास, वही रेटिंग्स हमें नेशनल T20 की आती हैं। और आपके जो स्टेडियम्स थे वो चॉक ब्लॉक थे। तो हमें हमारा एक ऑब्जेक्टिव था टू ब्रिंग आई बॉल्स एंड फुटफॉल्स टू क्रिकेट, तो वो एक मीट हो गया हमारा। जब वो हो गया, खैर उसके बाद जब मैंने कंसल्टिंग शुरू की, मैं PCB को साथ साथ हम ये कहते रहते थे कि देखिए हम एक स्पॉन्सर हैं और भी स्पॉन्सर्स आने चाहिए। और अगेन क्रेडिट टू शेरिया साहब, उनके साथ हम ही सेड कि आप मेरे साथ चलें, हम सियालकोट जाएंगे, हम कराची जाएंगे, चेंबर्स को जाके हम प्रेजेंट करें। हमने किया भी कुछ, बट जाहिर है हमें जाहिर है हमें अपने दूसरे काम भी करने होते हैं, तो उस परसिस्टेंस से तो हम काम नहीं कर सके। बट जब मैं कंसल्टिंग मैंने शुरू की तो फिर मेरे PCB अप्रोच था एंड सेड कि जी IPL जो हो गया है, हम इसी तरह की चीज़ अब करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अब आप बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। ये किस ईयर की बात है? ये है जी 2012 की बात। ओके। सो फिर हम 12 में बैठ के हमने IPL को स्टडी किया, यूरोपियन प्रीमियर लीग को स्टडी किया, इसका हमने पूरा खाका बनाया। वी गॉट you know some chartered accountants, some sports management people, some very smart young researchers। ठीक है। हमने फिर कहा कि जी इसको ज़रा बना के हम PCB के पास गए, फिर हमने उनको दिखाया कि देखिए फ्रेंचाइज लीग जो है वो इस तरह से चलती है। ओके। उसका ऑपरेशनल मॉडल ये है, उसका लीगल फाइनेंशियल मॉडल ये है, लीगल बैकबोन ये है, ये चीज़ें हैं। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि जी अच्छा आप आके ये हमारे साथ डिलीवर कीजिए। तो 6 महीने फिर हमने गुजारे PCB में, और हमने एक्चुअली जो PSL आपने देखा ना जो 15 में डिलीवर हुआ था, ये एक्चुअली 13 में डिलीवर हो चुका हुआ था। अच्छा। दे स्टॉप्ड इट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस और अदर रीजंस एज वेल, बट दे सेड कि जी अभी हम नहीं करना चाह रहे, बिकॉज फॉरेन प्लेयर्स आ रहे थे और इलेक्शंस भी थे, अगर आपको याद है 2013 में। ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि जी कुछ ऐसे हो गया तो हम क्या करेंगे। एनीवेज, तो वो फिर 2015 में जब PCB डिसाइडेड दे वांटेड टू डू दिस अगेन, उन्होंने फिर हमें फिर से बुलाया कि जी आप आइए और ये कीजिए। तो हमारे पास खाका तो तैयार था, ऑल वी हैड टू डू वाज। तो सर उन्हीं लाइंस के ऊपर बात हुई या उन्हीं थे कि कुछ थोड़ा बहुत रद्द-बदल हुआ? देखिए उन्होंने उस ज़माने में PCB को ने चाहा कि जो हमारा मॉडल है उसको रेटिफाई करें। तो एक कंपनी थी रेप्यूकॉम, अब नहीं है, ये एक फॉरेन मार्केटिंग कंपनी थी, उनके साथ उनको PCB ने कॉन्ट्रैक्ट किया और हमें कहा कि जी आप अपना मॉडल इनके साथ शेयर करें। अच्छा। तो हमने अपना मॉडल उनके साथ शेयर किया, उन्होंने उसको रेटिफाई कर दिया, और फिर इन्होंने हमें कहा कि अच्छा अब इसको डिलीवर कर दें। तो फिर हम PCB के अंदर बैठ के हमने इसी PSL को डिलीवर किया। और उस ज़माने में बड़ा बिकॉज वी बिन थ्रू ऑल ऑफ दिस, उस ज़माने में एक फ्रेंचाइज़ को बेचना, स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज़ को बेचना एक बड़ी अनहोनी सी बात थी पाकिस्तान में, कि आप किसी को कहें कि यार ये कराची की टीम है, आप ले लें, इसकी फ्रेंचाइज फ़ी इतनी होगी, ये खर्चा होगा प्लेयर्स का, ये होगा इतना, ये इतना, और हम सेंट्रली इतना रेज़ करेंगे, आपको इतना देंगे, बाकी आप खुद रेज़ करें जाके मार्केट से। तो ये है मॉडल, ये इस तरह से चलता है। तो जो फ्रेंचाइजेस बेचने का काम था वो मैंने खुद पर्सनली किया। ठीक है। तो मैं तकरीबन आई थिंक 40 से 50 पोटेंशियल फ्रेंचाइज बायर से मिला हूँगा, पोटेंशियल फ्रेंचाइज बायर, इधर भी थे पाकिस्तानी भी, बाहर भी। तो वो ऐसे होता था जैसे ये फेंस है ना, तो वो इधर से फेंस पे आए,
सारी बात सुनी और फिर फेंस से वापस चले गए, फिर आए, बात सुनी, फिर फेंस से वापस चले, फिर इंटरेस्ट आया, फिर वापस चले। इसकी क्या वजह थी? नो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है। तो लोग कहते ऑन हैं ग्राउंड प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। हाँ, आप तो बात कर रहे हैं मगर पता होगा कि नहीं होगा। आप कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग इतने की बिक जाएगी, बिकेगी कि नहीं बिकेगी। आप कहते हैं कि जी सेंट्रल स्पॉन्सरशिप इतने का बिक जाएगा, हमें क्या पता कितने का बिकेगा, ये तो आप कह रहे हैं। हम तो देखते हैं कि पाकिस्तान टीम को क्या स्पॉन्सरशिप मिलती है, हम तो हमारे लिए तो वो रेफरेंस पॉइंट है। तो एनीवेज, तो वो हमने थोड़ा सा उस पर क्योंकि काम किया था, थोड़ी सी हमने कहा देखिए ये हम मार्केटिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे और इसकी बेसिस पे हम, तो वो फिर आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द बिग सक्सेसेस ऑफ द PSL वाज कि हमने बिडिंग प्रोसेस में 5 टीमें बेचनी थी और वो 5 टीमें हमने एक बिडिंग प्रोसेस में बेच दी। अच्छा। तो तकरीबन 7-8 बिडर्स आए थे, उनमें द टॉप 5 बिडर्स टुक अवे 5 टीम्स। और थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी दे दूं कि $9.3 मिलियन मंथली ईयरली फ्रेंचाइज फी थी इसकी, पूरे 5 टीमों की मिला के। किसी की 2.5 मिलियन थी, किसी की 1.5 मिलियन थी, किसी की 1.25 मिलियन थी। तो आप इस तरह से सोचें कि ये जो $9.3 मिलियन फ्रेंचाइज फी थी, ये आपके जो PCB की जो उस ज़माने में जो स्पॉन्सरशिप, मेन स्पॉन्सरशिप जो PCB का था, वो उस ज़माने में $2 मिलियन था फॉर अ ईयर। अच्छा, ठीक है। तो हेयर नाउ दे वर अर्निंग $9.3 मिलियन। उसके बाद PSL के टाइटल स्पॉन्सर हमने बेचा HPL को, वो तकरीबन $2 मिलियन का वो बिका। अब आप इमेजिन करें कि PSL 21 दिन का टूर्नामेंट है, तो उसकी स्पॉन्सरशिप हमें $2 मिलियन मिली उस ज़माने में, राइट, जबकि पाकिस्तान टीम की स्पॉन्सरशिप 2 मिलियन की थी। तो और फिर जब फ्रेंचाइजीज ने जाके आगे अपनी स्पॉन्सरशिप बेची, तो हर एक ने 2-2 मिलियन एटलीस्ट एट एन एवरेज $2 से $2.5 मिलियन अपनी स्पॉन्सरशिप के थ्रू रेज किए। तो अगर 5 स्पॉन्सरशिप्स ले लें तो तकरीबन ये $12.5 मिलियन ये हो गए। तो $10 मिलियन फ्रेंचाइज। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कमर्शियली कितनी पार्टिसिपेशन आई PSL में। $10 मिलियन फ्रेंचाइज फी, तकरीबन आई वुड से सारी सेंट्रल स्पॉन्सरशिप मिला के $4 मिलियन स्पॉन्सरशिप सेंट्रल, टीम स्पॉन्सरशिप $12 मिलियन, और ब्रॉडकास्टिंग जो थी वो $3 से $4 मिलियन पर ईयर थी। तो आप इस तरह से हिसाब लगा लें कि तकरीबन आपका 25 से $30 मिलियन की कमर्शियल पार्टिसिपेशन आई इन 1 ईयर इन द PSL। तो ये हमारे लिए एक एम्पिरिकल एविडेंस हो गया ना, एक प्रूफ ऑफ सर। अभी फ्रेंचाइजीज जो हैं वो अक्सर मैंने देखा है, पढ़ा है अखबारों में या सुना है कि वो अभी भी कह रही होती हैं जी हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा। ये आप जो बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं, तो वो तो एक बड़े माइंड ब्लोइंग किस्म के नंबर्स हैं। अच्छा देखिए, मैंने एक घर खरीदा, ठीक है, 2 वैल्यूज जनरेट होंगी जब आप एक घर खरीदें। टीम को घर समझें, ठीक है। मैंने $1.5 मिलियन का एक घर खरीद लिया। अगर मैं इसको किराए पे देता हूँ तो मुझे किराया भी जनरेट होगा, नहीं देता तो नहीं होगा, ठीक है। मैं किराए को इस तरह से समझें कि फ्रेंचाइजीज इन्होंने जो टीमें खरीदी, इनके पास एक बहुत बड़ा मैंडेट है कि ये जाके फ्रेंचाइजिंग करें, ठीक है, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग का मतलब ये है, इसीलिए इसको फ्रेंचाइज लीग कहते हैं बाय द वे। इसका मतलब ये है कि मैं आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड का एग्जांपल देता हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड की कोई 2-3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। एक ब्रॉडकास्टिंग जो होती है उसका एक शेयर उनको मिलता है, फिर उनकी जो टी-शर्ट है उस पर जो स्पॉन्सरशिप लगता है उनका रेवेन्यू मिलता है, गेट मनी का रेवेन्यू उनको मिलता है ये, फिर उनको रेवेन्यू मिलता है बाय क्रिएटिंग को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ठीक है। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड की फॉलोइंग है 6-8 मिलियन जितने की भी, वो अपने उन कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेके आते हैं। वो उन कस्टमर्स को स्टडी करते हैं कि इसमें एफ्लुएंट कौन है, मैस एफ्लुएंट कौन है, रिटेल कौन है। मैस एफ्लुएंट रिटेल के लिए वो टिक टैक भी ले आते हैं को ब्रांडेड, मैस एफ्लुएंट के लिए वो
हाई एंड प्रोडक्ट्स को ब्रांडेड ले आते हैं, तो उनके 250 प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो ये रेवेन्यू स्ट्रीम जो है, ये जाहिर है वो पुरानी फ्रेंड, मगर हमने यहाँ पे पिछले, अभी 9th इवेंट हो रहा है, 9 साल में हमने फ्रेंचाइजिंग नहीं की यहाँ पे। इसमें फॉल्ट किसका है? वो फ्रेंचाइजर्स का, यानी कि दोनों मुझे का। अभी आता नहीं। अच्छा, दोनों। दूसरा कौन? रेगुलेटर, ओके, पीसीबी, पीसीबी। राइट। मैं रेगुलेटर हूँ, तो रेगुलेटर का काम ये है कि वो अपने जो आगे एसेट दिया हुआ है उस एसेट को होलसम और सर उसका क्या, पीसीबी का कैसे हो? क्योंकि उसने तो दे दिया ना, यानी कि फ्रीडम दे दिया आपको, आपको फ्रीडम दे दी, मगर देखिए आज अगर कोई बैंक प्रॉफिटेबल नहीं होता और लॉसेस में जा रहा होता है तो स्टेट बैंक पीछे होकर बैठता नहीं है, ठीक है। स्टेट बैंक आके कहता है कि यार तुम्हारे लॉसेस क्यों हो रहे हैं, आप लोन्स दे रहे हैं तो आपके कैपिटल क्यों उड़ता जा रहा है आपका, ठीक है। तो इधर भी आपको कोई फ्रेंचाइज फी दे रहा है, अगर वो फ्रेंचाइज फी पे पैसे नहीं बना पा रहा तो हम वी हैवंट बीन डूइंग फ्रेंचाइज स्पोर्ट्स फॉर 100 years कि यहाँ पे ऑलरेडी वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो जो कि लोग कहें हाँ ये तो होता है यहाँ पे, तो ये तो इनको कर लेना चाहिए, ठीक है। मगर आप एक फर्स्ट वर्ल्ड का प्रोडक्ट यहाँ पे ले आए, और वो फर्स्ट वर्ल्ड के प्रोडक्ट के साथ मेरी नज़र में, इन माय हम्बल ओपिनियन, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उनके लिए इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी लेके आएँ, आइडियाज़ भी लेके आएँ, उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स करें, उनको नज करें, उनको सपोर्ट करें, ठीक है। कि जी देख, अगर वो नहीं खुद करते तो उनको करके दिखाएं आप, ठीक है, सो दैट उनको कॉन्फिडेंस भी पैदा हो। तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है। बट अगर क्रिकेट बोर्ड भी नहीं करेगा ये बिल्कुल, और फ्रेंचाइजी भी नहीं इसमें करेगा, पीसीबी का तो लॉस नहीं है ना, फिर इसका अल्टीमेटली जो लॉस तो फ्रेंचाइजर का ही है, फ्रेंचाइजीज का ही है। बट पीसीबी का भी है ना जी। अच्छा, देखें, ये फ्रेंचाइज मैंने लेट आउट की हुई है तो एसेट पीसीबी का ना, इट्स अ नेशनल एसेट। ओके। दुनिया में एक तो पहले आईपीएल था, फिर पीएसएल शुरू हुआ, फिर अब यूएस भी शुरू हो गया, आपके साथ साथ ये आईएलटी भी शुरू हो गया, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को पैसे देके, ठीक है। आपके यहाँ पे अगर फ्रेंचाइजी ने पैसे नहीं जनरेट किए तो वो प्लेयर आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। प्लेयर को देगा क्या? आपका प्लेयर पैकेट छोटा होता जाएगा। तो अगर आपका प्लेयर पैकेट छोटा होता गया तो आपके पास फिर प्लेयर्स के पास चॉइसेस हैं, टॉप प्लेयर्स नहीं आएंगे आपके पास, जब बिकॉज प्लेयर खेलता है, अगर देखें ना, अगर प्लेयर ने आईपीएल खेलना है या कोई और खेलना है, प्लेयर आपके पास नहीं आएगा। सलमान साहब, आपने फुटबॉल के लिए भी काम किया। हाँ जी। एफर्ट काफ़ी लगाया आपने, तो वो फियरलेस बताइएगा कि क्या सिनेरियो रहा, आप क्यों नहीं वहाँ पे, फुटबॉल के लिए हम क्यों नहीं कुछ कर पाए? देखिए, हम एक्साइटेड थे जब हमने पीएसएल कर लिया, तो हमने देखा कि हमारे पास एक ब्लू बुक आ गई, ठीक है ना। अब ये ब्लू बुक जो है, ये एक होता है ब्लू बुक को लिखना, एक होता है ब्लू बुक को डिलीवर करना। तो वो हमने क्योंकि डिलीवर की हुई थी तो हमें अंदाज़ा था टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज़ कि ये किस तरह से चलेगा ये। तो हम फिर फुटबॉल के पास गए, हॉकी के पास भी गए, स्क्वॉश के पास भी गए, और हमने कहा देखो, द आइडिया इज़ कि लेट्स मेक वन मार्की इवेंट पर रेलिवेंट स्पोर्ट इन पाकिस्तान। तो अगर एक पीएसएल हो रहा है साल में, तो एक साल में एक पीएसएल भी होना चाहिए, एक हॉकी की लीग भी होनी चाहिए, फुटबॉल की लीग भी हमारी होनी चाहिए फ्रेंचाइज, और एक पाकिस्तान स्क्वॉश ओपन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम इनके पास गए। अच्छा देखिए, सुन के दे ऑल गेट वेरी एक्साइटेड कि हाँ जी ये करें जी, करना चाहिए, वो है। देखिए, मगर सुन के एक्साइटेड होना और फिर व्हेन द रबर हिट्स द रोड, उस वक्त बैक करना किसी चीज़ को, इसमें आपको चाहिए होती है कि आप अपने इंटरेस्ट से हट के सोचें, फॉर द गुड ऑफ द स्पोर्ट सोचें, फॉर द गुड ऑफ द कंट्री सोचें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग नहीं सोचते, मगर हमने जब फुटबॉल के साथ किया, तो जब हमने पूरा प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट किया और जब हम आगे इनको कहा कि चलिए इसको अब आगे लेके चलते हैं, तो मुझे ऐसे लगा, जो फियर आया ना वो ये है कि अगर ये सक्सेसफुल ना हुआ, जो कि पीएसएल के साथ भी ऐसे हो सकता था, अगर ये सक्सेसफुल ना हुआ तो फिर क्या होगा, फिर हमें लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी जनरली मामला सिर्फ फियर तक ही था या कुछ और भी था कि क्यों चीज़ बात आगे नहीं बढ़ रही थी? क्योंकि आपके पास एक सक्सेसफुल मॉडल ऑलरेडी मौजूद है। मेरी नज़र में द ओवरवेलमिंग
कंसर्न वाज फियर कि अगर ना हो। क्या था बेसिकली उन्होंने कहा जी आप पहले स्पॉन्सर ले आए, ठीक है, फिर हम इसको लॉन्च करेंगे। तो मैंने उनको इस तरह से समझाया कि हमारे क्रेडिट कार्ड बिजनेस में ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप मुझे कहें कि पहले 1 लाख क्रेडिट कार्ड बायर्स ले आए, फिर हम क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। तो ऐसे होता नहीं है, ऐसे नहीं होता। पहले आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, फिर आप उनको देखते हैं। तो वो फियर था। आप देखें कितने रिटेल ब्रांड्स हैं हमारे जो नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, और फिर ग्लोबल और रीजनल लेवल पे भी बहुत अच्छा करते हैं, ठीक, कुछ हैं, ठीक है। बट हम एज अ नेशन रिटेल को हम समझते हैं कि ये टके टके का काम है, जबकि रिटेल जब स्नोबॉल करता है तो ये बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो हम अभी भी एज ए इन माय व्यू अभी भी जिनके पास इन्फ्लुएंस है, जिनके पास पैसा है, हम अभी भी रेंट सीकर्स हैं, ठीक है, ठीक है। अभी भी हम प्रॉपर्टी और रेंट सीकिंग माइंडसेट से आते हैं। अभी भी हम आते हैं कि इसमें पैसे लगाएं आज तो कल इसके 1 के 2 रुपए हो जाने चाहिए। अब हो रहा है कुछ फुटबॉल के लिए या नहीं सर? फुटबॉल के लिए टैलेंट तो है ना? देखिए आई थिंक उन्होंने एक कमेटी वहाँ पे बिठाई है जो वहाँ पे काम कर रही है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज आई थिंक उनके अपने मसले हैं इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन के साथ भी, वो एक दफ़ा रिजॉल्व हो जाएं तो फिर आगे सारे चले। हॉकी में भी आपने कुछ किया है जी, सर? हॉकी के लिए वो भी मैंने सुना है, खबर आई थी मेरे पास। तो हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था हॉकी के लिए, फ्रेंचाइज प्रोडक्ट, इट वाज नोन एज द मैक्स। वो फ्रेंचाइज इट्स लाइक द PSL, यानी इट इज़ लाइक फ्रेंचाइजी, ठीक है, एब्सोल्युटली। और वो भी हम लेके गए थोड़ा आगे, मगर हॉकी फेडरेशन जो है वो इवन दो वहाँ पे लोग जो हैं वो काफ़ी सपोर्ट करना चाह रहे थे, मगर फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी उनके पास। ओके, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हॉकी फेडरेशन बाय इटसेल्फ इज़ अनस्टेबल, ठीक है, तो वो अभी स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। और अगर मैं आपको किसी एक फेडरेशन का एसेट बेच रहा हूँ जहाँ पे मैनेजमेंट की स्टेबिलिटी ही नहीं है, तो आप क्यों खरीदेंगे मुझसे वो? आप कहेंगे कि जी मैं आज खरीद लूँ, पैसे लगाऊँ, तो ये तो 10 साल का मैं एसेट ले रहा हूँ, अगले साल आप आके मुझे अगर कहें कि जी ये तो नल एंड वॉइड है, पिछली मैनेजमेंट ने बेचा था, वो तो चले गए हैं अब, तो ये तो हम ऑनर नहीं करेंगे, तो वो एज एन इन्वेस्टर पे आप नहीं आएंगे ऐसी चीज़ में। तो स्टेबिलिटी, वन, स्टेबिलिटी ऑफ दिस फेडरेशन, टू, आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू हैव ए स्पोर्ट्स पॉलिसी, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि यू नो the lowest hanging fruit for the government to create impact in a nation that is 66% youth is to create marquee events for all relevant sports in Pakistan, similar to the PSL, not necessarily franchise, तो सर but similar. कौन इनिशिएटिव कौन लेगा? ये जो मार्की इवेंट्स आपकी बात कर रहे हैं, साल में एक इवेंट, ऑब्वियसली आप एक छोटा सा पार्ट हैं या अपना रोल प्ले कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर, ऑब्वियसली जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको खुद आना चाहिए आगे, उसके ऊपर काम करना चाहिए, तो वो किस तरह से कर सकते हैं या क्या करना चाहिए? देखिए मेरी नज़र में तो अब एक स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री फ़र्क होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। स्पोर्ट्स और कल्चर को इन्होंने साथ कर दिया। अच्छा, राइट, ठीक है। तो स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री जो है वो एक फ़र्क होनी चाहिए। उसमें आप एक ऐसा इंसान ला के बिठाएं जो कि स्पोर्ट्स को भी समझता हो, जिसका कोई विजन भी हो, और जिसका एक मैंडेट हो कि मैं स्पोर्ट्स को अगले 5 साल में यहाँ से यहाँ लेके जाना है, ठीक है। वो इंसान जब गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को पीछे मोबिलाइज करेगा तो विद दिस मैंडेट, तो मेरी नज़र में उसके इफ़ेक्ट्स आएंगे, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से होना पड़ेगा। हम जैसे लोग, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू बिकम हेल्प दैट इंडिविजुअल हुएवर दैट मे बी टू ग्रो, बिकॉज हमारा भी एक पैशन ही है जो हमें ड्राइव करता है। इट्स अ लेबर ऑफ लव जो हम करते हैं। बट आई थिंक गवर्नमेंट को रियलाइज़ करना चाहिए कि इन अ कंट्री लाइक आवर्स, जहाँ पे यूथ इतनी ज़्यादा है और स्कूलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो यूथ का ध्यान कहीं और जा रहा है। तो अगर वहाँ से ये मार्की इवेंट्स जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो इसका एक नेचुरल इफेक्ट ये होना शुरू होता है। और अगर आप ज़रा इसको सोच के करें तो आप इसके साथ पाथवेज बनाना शुरू करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फुटबॉल करते हैं मार्की इवेंट, तो जो भी फुटबॉल की फ्रेंचाइज है उसके साथ आप क्लब्स को लिंक कर लें, ठीक। फिर आप कहेंगे जी ये जो फ्रेंचाइज है ये लोकल प्लेयर इन क्लब से लेगी,
ये जो फ्रेंचाइज जो इनमें प्लेयर ट्रांसफर्स जो होंगी, जो कि फुटबॉल में ग्लोबली होता है, ट्रांसफर्स होंगी, प्लेयर्स की पैसे अगर उनको ज़्यादा मिले, उसका एक परसेंटेज क्लब को आएगा। तो क्लब के पास भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी, ठीक है ना। हमारे स्पोर्ट्स के साथ सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि लाइमलाइट नहीं है और फाइनेंसेस नहीं है। सलमान साहब, आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मेरे ख्याल से इस जो चीज़ आप करते रहे हैं आफ्टर द बैंकिंग, इसको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोबेबली कहेंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। स्पोर्ट्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमारे यहाँ कोई ये इसका कोई ऑफिशियल या कोई प्रॉपर कोर्सेज या एजुकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो ऐसा किया जा सकता है या आपके एंड के ऊपर ऐसी कोई चीज़, जैसे आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बताया, कंसल्टेंसी का, उसी के ही तवसत से कुछ शॉर्ट कोर्सेज डिज़ाइन कर दिए जाएं और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर जो लड़के लड़कियां आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, बिकॉज अब एक दफ़ा फ्रेंचाइजीज़ आ चुकी हैं और तो इंशाल्लाह ये अब ग्रो करेगी आगे, तो वो उसको चलाने के लिए पीछे लोग यंगस्टर्स आएँ, उस चीज़ को देखें, वो कैसे आपने जो आपका एक प्रॉपर एक कोर्स आउटलाइन बन सकती है, तो कुछ ऐसा आपके माइंड में है ये चीज़? देखिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ग्लोबली तो आप वेस्ट में जाएं तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर करिकुलम्स मिलते करवाया जाता है, बट पाकिस्तान में नहीं है। तो यस, आई थिंक वी आर वेरी ओपन। मुझसे कुछ लोगों ने बात भी की है कि जी व्हाई डोंट वी स्टार्ट ए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स एट ए यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट विद, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हम एक फैकल्टी में बदलते जाएं। तो यस, आई होप इट्स बेस्ट डन विद यूनिवर्सिटीज़। ठीक है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ये ऑफ़र करें स्टूडेंट्स को, और फिर उस क्योंकि अब हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंस है, बिल्कुल, तो हम वो एम्पिरिकल एविडेंस को भी ला के एंड देन एक्चुअली जो आपने ये बात की, तो यूनिवर्सिटीज़ कैन प्ले अ बिग पार्ट in providing ideas, resource, platforms to franchisees to help them grow their businesses. आप एक शॉर्ट कोर्स इंट्रोड्यूस करवा के आप इनिशिएटिव स्टार्ट करें शायद। I think somebody just reached out to me and said that they would like to do something like that. मैं यूनिवर्सिटी का भी नाम नहीं लेना चाहता, but if that goes forward, और मैंने उनको बिल्कुल हामी भरी है, मैंने कहा जी I'd love to do something like this, तो अगर होता है तो मैं ज़रूर करूँगा, और नहीं तो then I'll take your advice and maybe approach universities myself. सर, कोई मैसेज हमारे यंग बैंकर्स को और जो लोग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आना चाहते हैं? बैंकर्स को तो मेरी एक एडवाइस है, मैं रिटेल बैंकिंग के उससे हूँ, तो बैंकर्स को मेरी एडवाइस है कि ऑन द वन हैंड हमारे जो कस्टमर्स हैं, इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेसेस, दे वांट टू बी रिलेशनशिप बिल्ट, तो रीच आउट टू देम नॉट विद अ प्रोडक्ट इन योर हेड, रीच आउट टू देम with the view to understanding them, getting to know them, understanding their financial anatomy if I may, and then solving their problems. इस तरह करेंगे तो आपको बहुत बिजनेस मिलेगा। ये मेरी एडवाइस है बैंकर्स को। ठीक है। दूसरी एडवाइस बैंकर्स को ये है कि सर्विस मैनेजमेंट पे बहुत ज़ोर दीजिए, इसकी हमारी बात भी हुई है। जहाँ तक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का ताल्लुक है, मैं यंगस्टर्स को कहूँगा कि अगर आपने इसकी तरफ आना है तो just be ready for a zigzag path, but you have to be passionate enough, you have to like the space to be able to stay with it. जितना इसमें सीखने के आप माइंडसेट से आएंगे उतना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ओके, ठीक है ना। ये एक फैसिनेट होके नहीं आए जी, फैसिनेट होके ना आए और इसके ग्लैमर से आप अपने आप को कहीं और ना ले जाए। Just stay grounded and see how you can contribute to the sport. So early stages, मेरा ये ज़रूर होगा, हर एक को जो आना चाह रहा है कि अब जो भी अपनी पढ़ाई है उसको मुकम्मल करके ठीक है लेके आएँ, so that just in case in the middle you have second thoughts, तो आपके पास एक फॉल बैक ज़रूर हो।
राइट। तो मेरी ये सिंसियर एंड बैलेंस्ड एडवाइस आई वुड से है। थैंक यू सो वेरी मच सलमान साहब, Pleasure, आपके टाइम का pleasure. बहुत बहुत शुक्रिया, Pleasure. आपने बहुत ज़बरदस्त आपके साथ बात रही। तो ये थी जी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो नॉलेज शेयरिंग है वो आप दूसरों तक भी पहुंचा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।